औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, बाज़ार हिस्सेस जो है वो मुसलसल तेज़ी की तरफ गामज़न है, बट व्हेन यू लुक एट द ऑर्डिनरी मैन ऑन द स्ट्रीट, व्हेन यू लुक एट द इकॉनमी, व्हेन यू टॉक टू द बिजनेसमैन, आपको मसाइल मसाइल और सिर्फ मसाइल नज़र आते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बाज़ार हिस्सेस चलाने वालों को बहुत अच्छी दिख रही हैं और स्टॉक मार्केट को फ्यूचर आउटलुक अच्छी दिख रही है, और एक बिजनेसमैन को क्या कुछ नज़र आ रहा है कि वो कारोबार, सनत और हिरफत में मसाइल देख रहा है और उसको जो फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट है उसमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। सो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद बसीर, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं KASB के, और सेकेंड सेशन में हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद तवाब, फॉर्मर चेयरमैन FPCCI और एक मारूफ बिजनेसमैन। उनसे ये बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। सो इन द फर्स्ट सेशन लेट्स टॉक टू फवाद बसीर। फवाद बसीर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सानी भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड। फवाद, ये जो सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट के लिए लाजमी हो गया है कि IMF का नया प्रोग्राम IMI, और हमने देखा कि चूँकि IMF की तरफ से काइंड ऑफ 2 महीने के लिए बात को आगे बढ़ा दिया गया है नया IMF प्रोग्राम के लिए, तो जो शरह सूद है उसको भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने मेंटेन किया 22% को। अब इस सिचुएशन में जबकि कर्ज़ों की अदायगी के लिए नए प्रोग्राम का होना ज़रूरी है, ऐसे में बाज़ार हिस्सेस जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं इकनॉमिक फ्रंट पर, उसको आप समझते हैं कि बाज़ार हिस्सेस ने क्या कहते हैं अकोमोडेट कर लिया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड बाज़ार का ये जो ट्रेंड है ये इसी तरह आपको कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ रहा है? ओके, देखिए सानी भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और जो अभी पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, इकोनॉमिक हार्डशिप पाकिस्तान कई सालों से देख रहा है और हमें अब एक तरीके से आदी हो चुके हैं कि हमें इस सिचुएशन के अंदर किस तरह हम लोग नेविगेट करें। तो राइट, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, कोई नई हो पुरानी हो, हमें ज़्यादातर जो ज़रूरत होती है स्पेशली मार्केट को, वो क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। राइट, अब हमने देखा था कि सेकंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर मार्केट ने बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्म किया है। उसके रीज़न ही यही थे कि एक दफ़ा क्लैरिफाई हो गया कि भाई इलेक्शन इस टाइम पे हो रहे हैं। IMF का SBA प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। ये 2 चीज़ें थीं जो कि जिस पे क्लैरिटी नहीं थी। वो जब क्लैरिटी जैसे ही आपको मिली, मार्केट ने अपना रंग भी दिखा दिया, बिकॉज़ प्रॉफिटेबिलिटी तो आप सेक्टर वाइज़ भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो तबाह और बर्बाद हो गए हैं कंपनी। आई थिंक सबकी या तो इंक्रीज़ है या फिर मार्जिनल इंक्रीज़ है या फिर स्टैटिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिक्लाइन है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू आउटलायर्स। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड 2 बड़ी चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। एक जो है वो आपका जो अगले साल का बजट, जिसमें तकरीबन 1 महीना ही रह गया है। और दूसरा जो है कि एक नया IMF प्रोग्राम। अब हमें सब पता है हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, हमारे जो इंटरनल जनरेशन ऑफ डॉलर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो ज़्यादातर उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इम्पोर्ट होते हैं, तो डॉलर का भी इम्पैक्ट आता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है कि हमें IMF के अगले प्लान की ज़रूरत है। अ, तो और अच्छा, अब IMF भी समझ चुका है, वो भी पाकिस्तान के साथ पुराना ताल्लुक है IMF का पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने बोला है कि भाई अब वो मौका आ गया है कि आप मुश्किल डिसीजंस जो कि हम लोग पिछले तकरीबन 9 महीने से देखते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इंक्रीज़ होना, गैस रेट्स इंक्रीज़ होना, ये सारे रेट्स इंक्रीज़ करने की वो ही यही थी कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो हम लोग कवर कर सकें। राइट, राइट। अम, और वो काफ़ी हद तक एक चीज़ हुई भी है, और एक और भी इसके अंदर फैक्ट था कि वो सर्कुलर डेट की इसके अंदर रेज़ोल्यूशन हो, जो कि हमारी एज़ अ कंट्री के लिए बहुत पॉज़िटिव होगा कि हमारे पास थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल सही। तो गोइंग फॉरवर्ड उनको पता है कि हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और
गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि थोड़े से और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है आईएमएफ को पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्सेशन की तरफ हो सकता है थोड़े से इंक्रीज़ हो अंडरस्टूड। और वो जी, जी। जी बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि गवर्नमेंट को जो डिपेंडेंस है वो होम ग्रोन रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाना होगा। टैक्सेशन की जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो भी काफ़ी इनकरेजिंग है, और गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ क्लैरिटी मार्केट में जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। When you look at certain sectors, पाकिस्तान की इकॉनमी के बहुत कम सेक्टर्स हैं जिनकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स में नज़र आती है। 557 कंपनियों में से 191 डिफ़ॉल्ट काउंटर पे कंपनीज़ हैं। सो जो बच जाती हैं 300-350 कंपनीज़, उसमें से व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और एक चीज़ है जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन बार बार इस्तेमाल होती हैं, वही स्लीपिंग पिल्स हैं, इंटरेस्ट रेट का ऊपर जाना और फिर नीचे आना, वही प्रॉपर्टी के साइकिल्स का होना, उसी तरीके से एमनेस्टी स्कीम्स का आना। सो ये वो स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं जिसमें सर्टन, मैं कहता हूँ कि मीडियम टर्म में सिक्लिकल सेक्टर्स भी परफॉर्म करते हैं। So given this particular situation and a long background, how do you look at present situation? If I were to invest in a capital market जिसमें 300 कंपनीज हो, certain sectors do perform well, banking sector अच्छा परफॉर्म कर रहा है, so ये जो अब अप्स एंड डाउन 1-2 साल पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स में रहेंगे, इस पे थोड़ा सा एक तायराना जायज़ा पेश करें। दूसरा ये भी बताएं, यू थिंक दैट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इज़ आउट ऑफ द बेयरिश रन और एक बुल रन में अब आ गई है? अब पाकिस्तानी बाज़ार हिस्स में आप वो सिचुएशन होपफुली देखेंगे या नहीं देखेंगे कि बाज़ार 48,000 से 28,000 देख ले? इस तरह की बड़ी करेक्शन या मंदी तो आपको नहीं नज़र आती? सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जी, जी। साहिब भाई वेरी इंटरेस्टिंग देखिए पाकिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान जो है अभी जो खड़ा है हमने अभी हम लोग आ रहे हैं पिछले कोई 5 5 साल के बेयर रन से राइट। और बहुत सारी चीजें जो अनसर्टेनिटी थी अभी हमें पता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें अनसर्टेन हैं बट उनको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती एंड जब एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है हमें तो हमारी भी इंडस्ट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। राइट। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। अब भी हमको पता है कि दुनिया के अंदर क्या जो हमारी इस्लामिक पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली जो दुनिया के अंदर वॉर एरियाज हैं उनको थोड़ा सपोर्ट के अंदर हम लोग भी बहुत सारी चीजें बॉयकॉट कर रहे हैं लोकली। या इससे ये और ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो यहाँ पे पहले बंद हो चुकी थी जो इन कंपनी से compete नहीं कर सकते थे वो भी खुलना शुरू हो रहे हैं। या सो इस तरह की अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली लोकल फ्रंट पे आ रही है। बात रही तो अ, हमारे बुल रन की, अब ये जिस तरह की चीजें यहाँ पे हो रही हैं तो ऑब्वियसली डिमांड जनरेशन क्रिएट होती है इस तरह छोटी छोटी चीजों के अंदर से। ओके। एंड ये भी देख लिया है कि और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं है। ओके। सही है, सबको ही पता है और क्लैरिफाई हो गया कि 22% जो है वो हमारी सीलिंग है राइट नाउ। और अब जो बातें हैं वो सारी यही हैं कि बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर भी नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन नंबर की रीडिंग भी नीचे जा रही है, तो अब बात यही है कि हमने कट कब करना है ताकि इकोनॉमी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खुलना शुरू हो या और थोड़ा एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ना शुरू। तो ये अब सबकी नजरें हैं कि ये कब है। लोग उम्मीद तो यही है कि हमारे सेकंड हाफ में ये हम लोग साइकिल देखना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये साइकिल शुरू होगी उसके अंदर दो वाज़ेह तौर पे जो सेक्टर सामने आएंगे हमारे, वो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर होगा, सिक्लिकल्स के अंदर स्टील भी आ जाएगा और एक ये भी पॉसिबिलिटी कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो भी जिसमें से बहुत सारी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो डिमांड का है वो इंटरेस्ट रेट से ड्राइव होता है बिकॉज लोग लीज परचेज के थ्रू गाड़ी खरीदते हैं, वो भी थोड़ा शुरू हो जाता है। तो ये तीन सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए
और अगर तो आपका ये व्यू बन जाता है कि भाई हम लोग गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 या 3 साल अच्छे लग रहे हैं, तो फिर इन सेक्टर्स के अंदर पोजीशंस बिल्ड करना एक पॉजिटिव डिसीजन होगा फ्रॉम अ फंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो ये When you एरियाज एज एन इन्वेस्टर आप देख सकते हैं। मेक सेंस, व्हेन यू से कि डिमांड जनरेशन से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं बाजार इस पे जो लिस्टेड हैं उसमें बेहतरी देखी जा सकती है, तो ये जो रीट्स का सेक्टर है जिसको हम देख रहे हैं कि दिस इज़ गेटिंग अनफोल्डेड एट PSX, इसके ऊपर भी आपका कोई व्यू है कि ये एक पैसिव इनकम मॉडल रहेगा या इसकी तरफ आप कुछ ट्रैक्शन या फिर इसमें डेवलपमेंट देख सकते हैं? देखिए अभी तक जो हमने रीट्स की स्पेशली ऑन द स्टॉक मार्केट 2 या 3 जो रीट्स हैं हमारे पास उसके अंदर हमने ये देखा है कि ओवर टाइम इट पेज ऑफ। इट्स नॉट अ क्विक प्ले और इमीडिएट रिटर्न नहीं है आपका, लेकिन ओवर टाइम आई थिंक इट्स अ वेरी एस्टूट इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज के ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रही या है ओवर द पास्ट ईयर, एंड अब हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि शुरू हुए थे और बीच में रुक गए हैं या फिर अपने नेक्स्ट फेज के अंदर जा रहे हैं, तो हमें हमें लगता है कि वो इस तरह होना शुरू होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली देयर विल बी सम इंटरेस्ट इन रीट्स एंड वन शुड डेफिनेटली लुक एट दैट सेक्टर। right. Going forward, how do you look at the issuer's perspective? You see some big names coming to the Pakistani bourse and getting them listed. Um, in terms of new companies coming in for IPOs, listing की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी. जी। देखिए फ्रॉम बिकॉज हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो एक जनरल परसेप्शन जो हुआ है मार्केट के अंदर वो यही है दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर रेडी टू बी लिस्टेड इन द मार्केट राइट Yeah. नाउ, एंड दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट टू कम इनटू द मार्केट। देखिए जस्ट टेकिंग अ स्टेप बैक, मैं आपको एक थोड़ा सा ये बता दूं कि जब एक एंटिटी को पैसे चाहिए होते हैं उसके 3 ही तरीके होते हैं शुरू। सही Right. है, या तो आप बंदा खुद या वो एंटिटी खुद अपना पैसा अगर डाल दें ऑब्वियसली, लेकिन ये तो वाज़ेह तौर पे होगा जो भी पैसा वो जनरेट करी कंपनी के अंदर ही लग रहा है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा लार्जर कैपिटल की जरूरत है। उस Right. सूरत में वो कंपनी बैंक के पास जाती है या फिर पब्लिक के पास जाती है। अब Right. बैंक के रेट्स तो हमको पता है कि 22% के आसपास ही है, तो ऑब्वियसली वो इतने बारे में नहीं आता इन इन बिजनेस ओनर्स के लिए। सो अब दूसरा ऑप्शन ये है पब्लिक की तरफ जाएं, लेकिन उसके अंदर भी अब बिकॉज हमारी मार्केट डेवलप हो रही है, एक नया डायनामिक आता है जो कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की तरफ है। तो Right. अगर मार्केट हमारी परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है और नई अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रही है मार्केट, लेकिन मे बी हम लोग थोड़ा वेट कर लें कि जब साइकिल रिवर्स हो जाए, मे बी बहुत ज्यादा वेट नहीं करें, मे बी अ कपल ऑफ क्वार्टर्स, और उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास क्रिएट हो जाएगी वेयर पीपल हैव द कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन अ न्यू कंपनी। सही है, और गिवन कि वो जेन्युइन हो। सो उस 6 महीने का गैप करने के लिए मैं तो कंपनीज को यही बोलूंगा कि प्राइवेट इक्विटी का रोड देखें, तो एक वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई एक बड़े इन्वेस्टर ने ऑलरेडी पैसे डाले हुए हैं इसके अंदर, एंड नाउ दे लुकिंग टू एक्सपैंड फर्दर, अपनी प्लांट बढ़ा रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, नई प्रेमिसेस आ रही है, और या फिर मार्केटिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, जो भी है। बट मेरे ख्याल से ये एक फॉर्मूला है जो अभी फॉलो हो सकता है, और मेरे ख्याल से आई थिंक लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी खासी है। एनी आईपीओ दैट कम्स, मेरे ख्याल से उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर की तरफ से। मेक सेंस, ये भी बताएं फवाद बशीर साहब कि व्हेन एन इश्यूअर डिसाइड्स टू कम टू द मेन बोर्ड ऑफ PSX और टू द जेम बोर्ड, उसको जो एक कॉस्ट है वो पीपल हैव दिस व्यू कि वो 7 से 10% के आसपास पड़ जाती है। यू अग्री विद दैट? देखिए हर एक कंपनी का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट सेक्टर द कंपनी इज कमिंग फ्रॉम। तो राइट. ये क्यों करना कि सिर्फ 7 to 10% आपका रिटर्न होगा इनिशियली,
from an investor Well, perspective, no, I'm talking ये about the listing cost. Listing cost. listing cost. Sir, Yeah. देखिए listing cost obviously it also depends on the size of the company, Yes. but the cost is there for a reason, right? मतलब there are costs involved, and I Right. don't think it's a huge cost. Okay. I Okay. think it's very bearable. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आखिर में चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इस सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस बात पे रोशनी डालें और हमारे इन्वेस्टर्स को, व्यूवर्स को गाइड करें कि डाउन द रोड 2.5 ईयर, हाउ डू यू लुक एट द मार्केट, वेयर डू यू सी द डॉलर गेटिंग स्टेबलाइज्ड, और जो मार्केट है, यू एग्री विद द नोशन इन हेयर से कि बाज़ार इस साल जो लेवल है 95,000 का वो क्रॉस करती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, अब ये एग्जैक्ट एस्टिमेट्स को तो कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Right. एक व्यू होता है, यस द मार्केट लुक्स वेरी बुलिश राइट नाउ, और Okay. अगले 2 से 2.5 साल तक मार्केट का बुल रन बिल्कुल हो सकता है। बट ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था, 1-2 फैक्टर्स हैं जो कि होने हैं। इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्सल हो जाए, हमारा नया आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाए, ये 2 मेजर ट्रिगर्स। और अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, वो तो फिर पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री बहुत बेनिफिशियल है, व्हिच विल ट्रिकल डाउन इनटू आवर इकोनॉमी एंड कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी लाइक अ साइकिल। सही है, जब ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं, देन तो ऑब्वियसली बुल रन इज लुकिंग फाइन। The sectors that you need to focus on, look, we know that our banking sector has been resilient. It is one of the core partners of the government. They both have a very strong correlation with each other. And I think हमारी गवर्नमेंट को भी रनिंग के लिए बैंक्स की बहुत सख्त जरूरत है, तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। इसके अलावा आई थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यू गवर्नमेंट एंड द हिस्ट्री दैट दिस गवर्नमेंट हैज विद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो आप जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इसको भी मद्देनजर रखें, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि इसके अंदर थोड़ा सा फाइनेंस कॉस्ट का एलिमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जब वो इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी तो ऑब्वियसली वो भी इनके बॉटम लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। इसके बाद फिर आप ऑटो सेक्टर्स को देखें। अच्छा, ये तो हमने एक वो कर दिए जो कि डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से लिंक्स है। लेट्स नॉट फॉरगेट द बिग सऊदी डायलॉग दैट वी हैव गोइंग ऑन, जिसकी वजह से हमारे जो ईएनपी, ओएमसी और रिफाइनरी सेक्टर वो बहुत ही सिवियर लाइमलाइट में है। सर्कुलर डेट के लिए बहुत ही सिवियर मेजर्स लिए जा रहे हैं गैस प्राइसेस के मद के अंदर। जो हमारा डेवलपमेंट लेवी है वो भी यूटिलाइज हो रहा है। तो मुझे लगता है ये पूरी एनर्जी चेंज जो है, स्पेशली जो ईएनपी, ओएमसी और रिफाइनरी की, मुझे पता है इसके अंदर बाद में पावर भी आता है, उसको अभी हम लोग टच नहीं करते, लेकिन सिर्फ इन 3 सेगमेंट्स के लिए मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव हो सकता है अगर सर्कुलर डेट का अक्रीशन थोड़ा कम हो जाए, इंक्रीज थोड़ा कम हो जाए। भले वो सॉल्व ना है, लेकिन रेट अगर उसका कम हो जाता है या रुक जाता है इस लेवल पे, तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव होगा, गिवन द फैक्ट कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा रही है। ये ओएमसी मार्जिन तो उसके हिसाब से ही एडजस्ट होएगा गोइंग फॉरवर्ड। बाकी फिर बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी बात हो रही है रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर, लोकल पार्टनर्स की। रिकोटेक का एक बहुत बड़ा है ऑन ग्राउंड, वहां पे लोग हायर होना शुरू हो गए हैं, बलूचिस्तान से भी हायर हो रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑन दैट फ्रंट। तो अगर वो डेवलपमेंट हमें नजर आना शुरू हो जाती है इन द नेक्स्ट लेट्स से ईयर्स टाइम, फिर मुझे लगता है कि द होल चेन वारंट्स री-रेटिंग, और फिर री-रेटिंग होगी तो फिर ऑब्वियसली प्राइस भी उसके हिसाब से एडजस्ट करनी। So you see from banking to construction, and from construction to ONP, all sectors moving forward because of the policies and expected directions of this government and the SIFC. फवाद बसीर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद तवाब, और उनसे हम समझेंगे कि माशी उफ़क़ पर उनको किस तरह के मसाइल नज़र आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद तवाब साहब। खालिद तवाब साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे
कि पाकिस्तान के अंदर जो चीदा माशी मसाइल हैं, बिज़नेसमैन उनको कैसे देखते हैं। बिज़नेसमैन का ये समझना और कहना कि जो कारोबार है वो बंदिश की तरफ गामज़न है, जबकि बाज़ार हिस्से हमने अभी फवाद से भी सुना कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये लाख का लेवल इंडेक्स क्रॉस कर जाएगा, 95,000 तक चला जाएगा। बट बिजनेसमैन को चीज़ें ब्लीक क्यों नज़र आ रही हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये समझते हैं खालिद तवाब साहब से। खालिद तवाब साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। खालिद तवाब साहब, फरमाइएगा कि ये SIFC की जो परफॉर्मेंस है इसको आप कैसे देखते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि PIA के जो बायर्स हैं 7 के 7, उसमें से सिर्फ 2 गैर मुल्की बायर्स हैं, बाकी 5 के 5 लोकल कंसोर्टियम हैं। कल के दिन एक हाई पावर्ड 50 मेंबर पर मुश्तमिल सऊदी इन्वेस्टर्स का डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है और शहबाज शरीफ के मुताबिक वो जो है इंडस्ट्री के 5-6 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से मुतालिक डिस्कशन करेंगे 2 दिनों के लिए। सो हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस सिचुएशन? मैं समझता हूँ दिस इज जो सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, दिस इज अ वेरी गुड साइन। और ये जो अभी सलमान साहब आए हुए थे, इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया, जो उसका फॉलो अप है, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन कि वो इस वक्त हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। जहाँ ये बात वादे हो जाए कि इस वक्त हम अपने कुछ जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे भी जा रहे हैं और कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो है लाइक PIA, लाइक स्टील मिल और दूसरी चीजें जो है वो हम प्राइवेटाइज करने के लिए भी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका टाइमली आना, क्योंकि इसमें हमारे इन्वेस्टर्स की सारी मीटिंग होगी और हो सकता है बहुत सारी जगह पर आप ये देखेंगे कि जैसे PIA दूसरे इदारे हैं बड़े, इसमें कोई ज्वाइंट वेंचर हो बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड दी फॉरेन इन्वेस्टर, सऊदी अरब खास तौर पर। अच्छा खालिद साहब, जो कारोबारी तबका है वो थोड़ा सा शाकी है गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर। बिजनेसमैन्स का ये समझना है कि ये शरह सूद 22% पर उस वक्त मेंटेन करना जबकि IMF ने नए प्रोग्राम के लिए कम से कम 2 महीनों का टाइम दे दिया और कहा कि जून के बाद, बजट के बाद हमसे बात करें। सो लोगों का अब ये समझना है कि शरह सूद जो है उस वक्त तक कम नहीं होगी जब तक IMF का नया प्रोग्राम और उसके साथ डायरेक्शन नहीं आ जाती। और लोगों का ये भी समझना है कि ये जो अब पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स की सिचुएशन है, ये भी उसी तरीके से स्टेलमेट सिचुएशन में रहेगी जब तक IMF का नया प्रोग्राम नहीं आ जाता, बिकॉज अदायगियों का दबाव जो कि पिछले 18 महीनों से है वो आगे भी जारी रह सकता है। सो इसके ऊपर यू वुड वांट टू कमेंट कि जो नए वज़ीर ख़जाना हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं और आपकी नज़र में वो हालात को कितना जल्दी संभाल लेंगे? देखिए, मैं अब बताऊँ, उनकी कॉम्पिटेंसी तो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद होगी, लेकिन हमारे पे IMF का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और जो शरह सूद कम नहीं किया, आज 22% कायदा रखा हुआ है, इस पे कतई तौर पे लोकल इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, बल्कि जिन लोगों ने बोरो किया हुआ है आज उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो रहा है। और मुझे डर ये है कि काफी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं और ज्यादा बंद होंगी, उससे जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है वो भी बढ़ जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। IMF का हमारे में प्रेशर सिर्फ ये नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने ये देखा कि अभी इन्होंने एक नई प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई स्कीम करी थी जो सेल टैक्स के रिस्ट्रिक्शन में छोटे दुकानदारों के लिए 35 लाख का हमारे पास दुकानें तकरीबन मौजूद है, सिर्फ वो 75 आदमी उन्होंने रजिस्टर्ड किया, क्योंकि हम चाहते थे फिक्स टैक्स पे चले जाए, इन छोटे ताजरों को फिक्स टैक्स पे ले लें। लेकिन यहाँ पे भी IMF ने रोल प्ले किया, उन्होंने कहा नहीं जी, नो क्वेश्चन फॉर फिक्स टैक्स। मैं समझता हूँ हमको ये जरूरत है IMF को समझाने की कि देखिए इस शरह सूद के ऊपर और इस तरह के अहकामात के ऊपर मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा और हमारी ये मुश्किलात जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारा एक तरफ से ये भी एक बड़ा फर्म बिलीव है कि अगर हमें IMF पैसा नहीं देगा तो जो दूसरे डोनर्स है लाइक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो भी आपको लोन देने के तैयार नहीं है अनलेस और अनटिल आपको IMF लोन ना दे। तो IMF ने एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रखा है। मैं समझता हूँ इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसका बड़ा हाथ है, हम दोस्तों को एतमाद में लें और इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर के आए। मैं समझता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो फुली केपेबल है, जिस तरह सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट ला रही है वो और दूसरे ममालिक से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ला सकती है। सर, जो वज़ीर ख़जाना है वो ख़ुद भी बैंकर हैं, उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं।
आपको इस बात में लॉजिक नहीं नज़र आती कि जिस तरह शौकत अजीज़ साहब ने पाकिस्तान के कर्ज़ों को 30 से 35 साल के लिए रोल ओवर कराकर पाकिस्तान की मईशत को एक नई इकनॉमिक लाइफ लीज की थी, इनको भी उसी तरह की कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आप ये भी देख लें, आज से 2-3 साल पहले तो हम डिफॉल्ट के खतरे में खड़े थे। हमें लग रहा था पूरे दुनिया में मशहूर हो गया था पाकिस्तान जो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, और हम तो वो फेज हमने गुजार लिया। अगर आज हम इस कदम की चीजें करने जाएंगे, उससे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ पहले थोड़ा सा इकोनॉमी को स्टेबल करें, उसके बाद देखिए चाइना ने हमारे साथ $2 बिलियन रोल ओवर किए, इसी तरह हमारे साथ जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक हैं यूएई ने भी रोल ओवर किया, तो रोल ओवर भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप ये स्टेबिलिटी थोड़ी सी आपके मुल्क में आ जाए। अच्छा सर, ये जो एक स्कैंडल है वीट का, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने एन उस वक्त जब आईएमएफ ने इन प्रिंसिपल एग्री किया कि वो $1.1 बिलियन अप्रूव कर देगा इन नेक्स्ट 3 to 4 months, एन उस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो $1.1 बिलियन की ही गंदम इंपोर्ट की। हालांकि गवर्नमेंट के पास उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होने जा रही है, और जो रेट 3100 से 3900 का है, अब उसकी वजह से सिचुएशन इज़ लाइक सिस्टम सजेस्ट के जो आटा और गंदम है उसको महंगा होना चाहिए। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इंक्वायरी कह दिया है, और एक बात मैं आपके तरफ से जरूर कहूंगा कि अगर आपने टाइमली किसानों को पैसे नहीं दिए और बीज नहीं खरीदे, तो हो सकता है कि अगले साल उनको क्रॉप पे बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाए, क्योंकि जब आप उनको पैसे नहीं देंगे, कम पैसे देंगे, तो अगले साल दोबारा ये लोग इस वाली चीजें काश्त नहीं करेंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। ये जो इन्होंने इम्पोर्ट का फैसला किया, एक तरफ तो आप देखिए पिछले पूरे साल में हमारी इम्पोर्ट कर्टेल की जा रही थी, एलसीज नहीं खुल रही थी, जो जेन्युइन आइटम्स है, जो फार्मास्यूटिकल और दूसरी चीजों की, उनकी एलसी नहीं खुल रही थी, और कहा आपने वीट की इतनी बड़ी एलसी खोल दी। मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये मुल्क के साथ बल्कि किसानों के साथ ही टोटल जाती है। अच्छा सर, जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर बातचीत हो रही है, एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है, क्लेम किया गया है, नंबर शेयर किए गए, रेफरेंसेस दिए गए, और ये बताया गया है कि जो आपका सर्कुलर डेट है और जो कैपेसिटी चार्जेस का सबसे बड़ा मुद्दा और मसला है, उसमें 45% स्टेक होल्डर इज़ गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्जेस पे जितनी बातें करती है, और ये सारे का सारा बोझ आईपीपीज़ के ऊपर डालती है, और वो कहती है कि जब पावर प्लांट्स यूज़ नहीं हो रहे उस वक्त भी जो है हमें उसी रेट से पेमेंट करनी होती है जो रेट एग्री हुआ है इन डॉलर टर्म। तो गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्लेम करता है और नंबर शेयर करता है और पावर प्लांट्स के नाम भी देता है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी इसकी बेनिफिशरी है। सो यू बीइंग अ बिजनेसमैन, आप गवर्नमेंट के साथ इस तरह की चीज़ों को रेस करते हैं कि भाई असल मसला और मुद्दा तो आपके साथ है, आप दूसरों को बदनाम करते हैं? देखिए, हमने इसमें बहुत ज़्यादा परसू भी किया है, और ये बात हर आदमी को जो है उनको मालूम है, जो लोग करते धरते हैं उनको भी। जो हमारे आईपीपी के एग्रीमेंट आपने किए, उस वक्त आपने पैनिक में आके एग्रीमेंट किए कि जनाब आप कैपेसिटी बढ़ा लें, अगर आपकी कैपेसिटी अनयूटिलाइज जाएगी तो वी विल पे, द गवर्नमेंट विल पे फॉर इट। और आज ये हुआ कि आपके लाइन लॉसेज जो है वो बहुत बड़े हैं, और वो लोग जो बिजली के पैसे दे रहे हैं वो उन पे सारे लाइन लॉसेज के पैसे आ गए। प्लस ये कि अभी बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो 2023 और 24 में खत्म हुए हैं, जिसको रिवाइज किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक टर्म तो जो मेरी मालूमात है, वो जो रेमिटेंसेस थी इन टर्म ऑफ डॉलर, शायद वो तो इन्होंने काफी हद तक काफी आईपीपी से खत्म कर लिए, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े आपके एग्रीमेंट हैं, 3 या 4 बड़े एग्रीमेंट, वो 2025 में जाकर खत्म होंगे, तो आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे इसको। और इससे आपको पता है कि बिजनेस वाइज बेतहाशा अफेक्टेड हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री बड़ी अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि हमें वो पैसे देने पड़ रहे हैं बिजली के जो दूसरे लोग चोरी करते हैं। आपने सेफ्टी में कंट्रोल नहीं किया, आपने एग्रीमेंट ऐसे किए हुए हैं जिसकी वजह से नॉन यूटिलाइज पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी ड्रॉप हो जाएगी इसकी वजह से, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो खासतौर पर बड़ी सफर कर रही है कि बिजली के रेट बढ़ जाए। अच्छा सर, देखिए अब तो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं
तकरीबन मामलात जो हैं वो SIFC, ये जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल है, ये देखती है, और जिसके मामलात को बराह रास्त आर्मी भी स्टेयर करती है, और वो मेक श्योर करती है कि कहीं पे बॉटलनेक्स नहीं हो। तो आपने देखें 2 चीज़ें की तरफ इशारा किया। आपने कहा कि शरह सूद की वजह से कारखाने बंद हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो आपने ये पॉइंट आउट की वो ये थी कि जो एनर्जी के चार्जेस हैं वो इतने इनकॉम्पिटिटिव हैं कि आप रीजन में आप कम्पीट नहीं कर सकते एज ए बिजनेसमैन। सो ये वाली चीज़ें भी आप इस फोरम पे रेस करते हैं सर? देखिए, हमने FIFC में ये हमारी भी मीटिंग हुई, मैं भी मीटिंग मौजूद था, और ये बात है उनकी नॉलेज बढ़े। लेकिन कुछ हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपने किए हुए हमारी पिछली गवर्नमेंटों ने, जो आपने पिछली गवर्नमेंट जो किया हुआ है, उन एग्रीमेंट से आप ट्रेड नहीं कर सकते किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर। अगर आपको याद हो तो रिकॉर्डिंग का आपने एक एग्रीमेंट किया था, उसके बाद बहुत बड़ी फाइन और पेनल्टी आपके ऊपर आई थी इंटरनेशनल कोर्ट से। तो जो एग्रीमेंट आपने किए आप उसको बैकआउट नहीं कर सकते, इल्ला माशाल्लाह कि आप वो किसी को समझाएं, और उनको समझाने के बाद वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट कर दे। लेकिन गवर्नमेंट हैज ट्राइड देयर बेस्ट, और SIFC भी ने भी बड़ा कोशिश करी इसमें। आपको इसमें इंतजार करना पड़ेगा। और अब तो बड़ा एक लाजमी चीज ये आ रही है उन लोगों के लिए, आज सोलर जो है वो रोज बरोज कॉमन होता जा रहा है, और लोगों को रेमेडी नजर आ रही है कि वो अपने घरों में और इस तरह सोलर इस्तेमाल करें। और ये एक रिवर फैला दी गई कि जी सोलर पे भी चार्जेस लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इट इज एन इफेक्ट। अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते तो उनको तो पैसे देने पड़ेंगे जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हुए। तो ये बड़ा अलार्मिंग है, और ये SIFC भी इसको वर्क कर रहा है और रेमेडी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सवा साल लगेगा आपको इस चीज़ों से निकलने के लिए। तवाब साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम चाहेंगे कि आखिर में आप मैसेज ज़रूर दें टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द इन्वेस्टमेंट काउंसिल। चैलेंजेस तो बहुत हैं, बट पॉजिटिव फ्रंट पे गोइंग फॉरवर्ड कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जो आपको नज़र आती हैं, एंड इफ़ देयर इज़ एनी एडवाइस आवर प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल। मैं ये समझता हूँ जब SIFC ने नया काम शुरू किया, जब ये फॉर्म हुई और काम शुरू किया, तो इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था एक तो स्मगलिंग के ऊपर, और उस स्मगलिंग से हमारी सनतें भी कुछ बेहतर हुई, क्योंकि जो स्मगलिंग थी वो रूस पर थी, आज भी स्मगलिंग हो रही है। इसी तरह आपको पता है कि ऑयल कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसको भी एड्रेस करें। और SIFC ने अच्छा काम ये किया है कि एग्रीकल्चर साइड पे, खासतौर पर पंजाब में बड़ी अच्छा इनकी पॉलिसी है, और IT के अंदर। लेकिन अगर आप देखें सिंध के अंदर, तो इन्होंने जो SIFC ने एग्रीकल्चर के हवाले से काम कर रहा है, मेरे ख्याल है अभी उसमें बहुत पीछे है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और SIFC के इदारे से भी कि आप सिंध में भी एग्रीकल्चर वाइज जो है वो थोड़ी तवज्जो दें और इसको डेवलप करें। खालिद तवाब साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे फवाद बसीर, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था खालिद तवाब साहब ने। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि बाज़ार हिस्सेस अगर अच्छी नज़र आती है तो मार्केट चलाने वाले को अच्छी क्यों नज़र आती है, और अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर चैलेंजेस हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। फवाद बसीर ने हमें बताया कि ये एक कॉमन सा स्टैंडर्ड साइकिल हो गया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की मईशत ने बार बार जाना होता है। मार्केट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है क्लैरिटी। और जब पाकिस्तान की बाज़ार हिस्से को क्लैरिटी नज़र आ जाती है, चाहे वो मसाइल की जानिब ही क्यों ना हो, तो फिर भी बाज़ार हिस्से जो है उसका जो सेंटिमेंट है, उसकी जो मूवमेंट है, वो डायरेक्शन लेस नहीं लेती। बिकॉज़ उसकी वजह यह है कि बाज़ार हिस्से को ये क्लैरिटी होती है कि अब इकनॉमिक फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, देयर इज़ अ रोड मैप, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एंड इट इज़ विद दैट पर्सपेक्टिव कि बाज़ार में लोग ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कर्ज़े एज़ यूजुअल बढ़ जाएंगे, बट पाकिस्तान हैज़ अ क्लैरिटी, पाकिस्तान हैज़ अ डायरेक्शन। सो बाज़ार में जो लेवरेज ट्रेडिंग है, सट्टा है, स्पेकुलेशन है, उसके दम पर बाज़ार को चलाया जा सकता है, जैसे कि हमेशा चलती है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगले सेगमेंट में व्हेन वी स्पोक टू खालिद तवाब साहब की डिस्कशन में जो 2-3 चीज़ें सामने आई वो ये थी कि टेलीनॉर पाकिस्तान से एग्ज़िट इसलिए ले गया कि टेलीनॉर जो है वो अपने प्रॉफिट को रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहा था, और टोयोटा और रोशान और जो दूसरी बड़ी बड़ी होंडा और सुजुकी ब्रांड की गाड़ियाँ हैं, इन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपए अपनी गाड़ियों पे कम किए हैं, बिकॉज़ इनके पास डॉलर की सप्लाई में कोई मसला नहीं था। स्टेट बैंक इन्हें धड़ल्ले से डॉलर दे रहा था, इनके पास CD
कि किट भी हैं, सब कुछ है, इम्पोर्टेड पार्ट्स भी हैं जिसकी बेसिस पे ये असम्बल करके स्क्रू जोड़ के नट लगा के गाड़ी ओवर सप्लाई बाज़ार में कर रहे हैं। और उसकी वजह से अब चूँकि डिमांड नहीं है तो 10-10, 15-15 लाख रुपए कम हो रहे हैं। सो पीपल वंडर कि एक तरफ तो खालिद तवार साहब ने कहा कि $1 अरब की किस्त के लिए हम नाक रगड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ 1.1 बिलियन की गंदम उस वक्त इंपोर्ट की जा रही है न जाने किसको कमीशन देने के लिए कि जब ख़बरें थी कि बम्पर क्रॉप गंदम की होने जा रही है। तीसरी चीज़ खालिद तवार साहब ने ये पॉइंट आउट की कि पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेप ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो पाकिस्तान में फ्रूट बेयर कर सकते हैं। बट जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके लिए वो ये है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी हो। पाकिस्तान के अंदर ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके कॉन्टेक्ट्स हैं IMF के साथ, ये चीज़ों को रिवाइव करें और पाकिस्तान के जो लॉन्ग एंड सस्टेन चैलेंजेस हैं एनर्जी फ्रंट पे, पावर सेक्टर के, वो इनको रिजॉल्व करें। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें और आपके सामने एक रिव्यू पेश करें कि इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद वेदर दे हैव परफॉर्म्ड वेल, और ये जो इन्वेस्टमेंट कौंसिल है इसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। पाकिस्तान की मईशत पे तज्ज़िये का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।